अमीर कजलबाज का एक शेर है, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। हजार बर्ग गिरे, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी साइकिल यात्रा में शामिल होकर उसे पीडीए साइकिल यात्रा का नाम देते हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी। जिस दिन से चला हूं मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। 70 दिन, 22 जिला, 5000 किलोमीटर, 20 लोकसभा और 100 विधानसभा को अपनी साइकिल यात्रा से एक साथ जगाते हुए गाजीपुर के रहने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता, युवा समाजवादी नेता अभिषेक यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की समाजवादी साइकिल यात्रा चल रही है, जिसका शीर्षक दिया गया था देश बचाओ देश बनाओ यात्रा। लेकिन सरकार की प्राथमिकता में गांव, गरीब और आम आदमी है ही नहीं है, इसलिए लोगों के बीच चल रहे हैं कि बहुत कठिन समय है। संविधान खतरे में इनकी विचारधारा की वजह से, इनकी जो बोली है, भाषा है, उसकी वजह से देश का लोकतंत्र खतरे में है। तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे, भविष्य में क्या आने वाले पीढ़ियों को दे पाएंगे, इसलिए यात्रा निकाली गई है। ये इस यात्रा का दूसरा चरण है जो इस समय चल रहा है। पहला चरण नेताजी जब थे उस समय चल रहा था। तो शेर जाल में फंसी जाला सियरो आँख दिखावेला, पूरा वक्त के आ गइला पर राह बतावेला। और अब यह दूसरा चरण है जिसमें तकरीबन 5000 किलोमीटर तक वो यात्रा पूरी कर चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश के सभी संसाधनों पर, सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है, नियंत्रण स्थापित कर लिया है। इसलिए बहुत कठिन समय है, बहुत नाजुक दौर में हम लोग आपके बीच आए हैं कि अगर आप नहीं खड़े होंगे गलत और अन्याय के खिलाफ, दमन और उत्पीड़न के खिलाफ अगर नहीं खड़े होंगे तो भारतीय जनता पार्टी इस देश का कुछ भी नहीं छोड़ेगी। आज अखिलेश यादव ने इस यात्रा में शामिल होकर लखनऊ में खुद साइकिल चलाई। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ठीक ठाक हलचल पैदा हो गई है। लोग अब ये बात समझ रहे हैं कि जिस समाजवादी पार्टी को कहा जा रहा था और आरोप लगाया जा रहा था वो सड़क पर नहीं उतरते, ये बात ठीक है। पुराने समाजवादी लोगों से जब भी पूछा जाता था वो कहते थे कि नेताजी जब विपक्ष में हुआ करते थे तो रैलियां करते थे, हल्ला बोल रैली, भंडाफोड़ रैली, जेल भरो आंदोलन। अब अखिलेश यादव ने अब उस रुख को अख्तियार कर लिया है। चाहे वो वैचारिक यात्रा हो जिसमें वो जाति जनगणना, सामाजिक न्याय और पीडीए की बात कर रहे हैं, चाहे वो अपने मिजाज की बात हो, जेपीएनआईसी में रोके जाने पर चाहे वो गेट कूद जाना हो या लड़ते हुए नजर आना हो और आज साइकिल चलाते हुए नजर आना हो। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब ठीक ठाक हलचल पैदा हुई है और गांव-गांव में जो हलचल अभिषेक यादव और उनके तमाम मेहनतकश समाजवादी साथियों ने हजारों किलोमीटर की साइकिल यात्रा से पैदा की, उसने अब रंग दिखाना शुरू किया है। आज के इस वीडियो में बातचीत करेंगे देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी साइकिल यात्रा पर। स्वागत है आपका मेरे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। 100 से कम न 1000 से ज्यादा, समाजवाद का यही तकाजा। मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी। आप जब भी इस तरह के नारों को सुने तो आपको बताने की जरूरत फिर नहीं होगी कि समाजवाद का मतलब क्या है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ये दोनों मिलकर के 1956 में काम करना चाह रहे थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर
कई सवालों और मुद्दों पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से असहमत थे। बाबा साहब अंबेडकर की कई बातों से डॉक्टर लोहिया असहमत थे, लेकिन दोनों ने अपनी असहमतियों को किनारे करके 1956 में एक होने के रास्ते तलाशने शुरू कर दिए। पत्राचार हुआ, संवाद हुआ, दोनों में सहमति बनी कि अंबेडकरवाद और समाजवाद मिल करके अब आजाद भारत को उस रंग में रंगना चाहेगा जिसमें वंचित, शोषित, हाशिए पर ढकेल दिए गए लोगों को इस देश को चलाने में, हक हुकूक हिस्सेदारी में बराबर का भागीदार बनाया जा सके। मगर अफसोस केवल इस बात का रहा कि इतिहास ने निर्ममता से इस सपने को, इस ख्वाब को पूरा होने के पहले ही बाबा साहब अंबेडकर को 6 दिसंबर 1956 को हमसे छीन लिया। वो एक ख्वाब जो अधूरा रह गया, वो एक ख्वाब जो इस देश के वंचित, शोषित, कमेरा लोगों की उन्नति का ख्वाब था, समाजवाद और अंबेडकरवाद के एकजुट होने का ख्वाब था। आज जब भी हम बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग, हम लोहिया को मानने वाले लोग, फूले पेरियार को मानने वाले लोग, सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग, जब भी कहीं इस देश में इस बात की कोशिश होते हुए देखते हैं कि समाजवाद और अंबेडकरवाद मिलकर के वंचित, शोषित, हाशिए पर पड़े लोगों के मुद्दों को उठाकर उनके सपनों का भारत बनाना चाहता है, हम उस हद तक उस पूरे ख्वाब के साथ होना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। और आज के तारीख में इसकी कोशिश की गई जब 1993 में सांप्रदायिकता के उफान के सामने मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए वो सारे सांप्रदायिक नारे, वो हवा में उड़ गए और उस समय इस देश में फिर से अंबेडकरवाद और समाजवाद एकजुट हुआ था। फिर इतिहास ने करवट बदली, कई सारी गलतियां, चूक, साजिशें इन्होंने इन दोनों को तोड़कर फिर से अलग कर दिया। जमीन पर दोनों के बीच एक कसमशाहट बनी रहती थी। उत्पादन संबंधों के टकराव या सियासत ने दोनों तबकों को टकराने पर बार बार मजबूर किया। मगर 2019 में एक बार फिर दोनों ताकतें एकजुट आईं और राजनीतिक हलकों में इन्होंने एक ठीक ठाक हलचल पैदा की। मगर फिर से साजिशें कामयाब हो गईं, वे ताकतें कामयाब हो गईं जो इन दोनों को एक नहीं होने देना चाहती। फिर से दोनों लड़ने लगे और आज की तारीख में जब बसपा हो या सपा, इन दोनों के बीच जो भी एक वैचारिक व्यक्ति है वो चाहेगा कि एक बीच का रास्ता निकल जाए, दोनों साथ हो जाएं। तब तक अगर कोई भी अंबेडकर और लोहिया को मिलाकर समाजवाद और सामाजिक न्याय की बात करता है, उसे उतनी दूर तक उसका साथ देना चाहिए। उन इतिहास की गलतियों को ठीक करने का मौका मिलना चाहिए जिन्होंने दोनों समाज के हितों में टकराव के नाते एक खाई पैदा कर दी। इस बदलाव के बीच जब संविधान खतरे में हो, सामाजिक न्याय को पूरी तरह से तबाह करने की सांप्रदायिक और आरएसएस भाजपा की राजनीति अपने उफान पर हो, तो बीजेपी और आरएसएस को चुनौती देने का काम वही विचारधारा कर सकती है जिसके पास वैचारिक रूप से आरएसएस और बीजेपी की काट होगी। आरएसएस और बीजेपी के हिंदुत्व की काट, आरएसएस और बीजेपी के सांप्रदायिक राजनीति की काट, आरएसएस और बीजेपी के निजीकरण का काट, इन सारी विचारिक काट को एक विचारधारा में अगर आप पिरोएं तो वह विचारधारा होगी अंबेडकरवाद और समाजवाद की साझा विचारधारा। इस विचारधारा के पास ही वो ताकत है जो वैचारिक रूप से आरएसएस बीजेपी को शिकस्त दे सकता है। इसलिए आज भी आप गौर करिए, समाजवाद हो, सामाजिक न्याय हो, अंबेडकरवाद हो, जाति जनगणना हो, आज भी भाजपा आरएसएस के पास ये नैतिक साहस, ये वैचारिक धरातल नहीं है कि वो मुखर होकर इसका विरोध करें। इसलिए हम आज बात जब करेंगे कि वो कौन से सामाजिक न्याय की यात्रा है, वो कौन सी देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी यात्रा है जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में ठीक ठाक हलचल पैदा कर दी है। आज के वक्त में जब वाकई सुविधा भोगी राजनीति का दौर चल रहा है, किसी बड़े नेता के आसपास रहकर तस्वीरें खिंचाने और उसे सोशल मीडिया पर प्रचारित करने, अपनी पीआर एजेंसी और इवेंट मैनेजमेंट की छवि से भारतीय जनता पार्टी ने जो इस देश में राजनीति का एक नया व्याकरण साबित कर दिया है, उस व्याकरण में धन की लालसा, उस व्याकरण में धन बल, बाहुबल और अनैतिकता का मिश्रण है। उस भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का लोहा लेने का दम आज भी अंबेडकरवाद और समाजवाद के पास ही है। अंबेडकरवादी विचारधारा और समाजवादी आंदोलन की वैचारिकी एक होकर के बीजेपी और आरएसएस की पूरी सियासत को ध्वस्त करने के मादा रखती है।
और इस बात को ख्याल में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने जब अपनी वैचारिक लाइन स्पष्ट की कि वो अंबेडकरवाद और समाजवाद के साथ मिलकर लोहिया और बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, तब उन्होंने देश बचाओ देश बनाओ साइकिल यात्रा को अनुमति दी। पहले ये यात्रा अभिषेक यादव, जो गाजीपुर के रहने वाले हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैं, देश के किसी भी जन आंदोलन में शामिल रह करके किसान, नौजवान और मजदूर की आवाज को उठाने वाले एक वैचारिक नेता हैं, उन्होंने अपनी पार्टी से अनुमति लेकर के पहले पैदल यात्रा निकाली। और उस समय 9 अगस्त को पिछले साल ये पैदल यात्रा चलती रही। पांव में छाले पड़े, विपरीत मौसम ने इम्तिहान लिया, कुदरत ने बहुत तरह से बेचैन और परेशान किया, मगर अभिषेक और उनके साथी पैदल चलते रहे। बीच में एक बुरा वक्त भी आया जब नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ। उसके बाद ये यात्रा कुछ दिन के लिए स्थगित रही। दोबारा जब ये यात्रा शुरू हुई तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर पैदल यात्रा की बजाय इसे साइकिल यात्रा में तब्दील कर दिया गया। 70 दिन, 22 जिला, 5000 किलोमीटर साइकिल चलाते हुए अभिषेक और उनके साथी गांव-गांव जाने लगे। वे गांव-गांव जा करके केवल साइकिल चलाते हुए गुजर जाने की औपचारिकता मात्र नहीं निभा रहे। अभिषेक और उनके समाजवादी पार्टी के तमाम समर्पित समाजवादी कैडर के लोग गांव कस्बों में अंतिम व्यक्ति तक जाकर इस बात को लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान कैसे खतरे में है, कैसे इस देश में अगर संविधान नहीं रहेगा तो हमारे हक अधिकार हमेशा के लिए छीन लिए जाएंगे। वो इस साइकिल यात्रा के जरिए लोगों के बीच संविधान की प्रस्तावना को बीच में ले जाकर लोगों के रख रहे हैं कि न्याय, समता, बंधुता का मतलब क्या है और कैसे इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। उसके साथ ही महंगाई, बेरोजगारी का सवाल हो, सामाजिक न्याय और जातिवार जनगणना का सवाल हो, मीडिया का सवाल हो, या इस देश में पूरे देश को निजी हाथों में बेच देने का सवाल हो, जो भी इस देश का नागरिक होगा उसकी जिम्मेदारी होगी कि अगर इस खतरे को वो समझे तो वो आम जनता तक समझाए। इस साइकिल यात्रा ने अंतिम व्यक्ति तक गांव, कस्बों, खेत खलिहानों, रेहड़ी पटरी वाले, रिक्शा चलाने वाले, खेत में काम करने वाले, मजदूरी करने वाले, अपने घर में बैठे लोगों को उनके आसपास पहुंचकर ये समझाने की कोशिश की कि क्यों हम कह रहे हैं देश बचाओ, किनसे देश बचाओ, कैसे देश बनाओ। इसका समाजवादी पैगाम अभिषेक और उनके साथियों ने गांव-गांव पहुंचाने की कोशिश की। गांव के अंतिम व्यक्ति को अगर आप यह नहीं समझा पाएंगे और अगर इस खतरे को नहीं एहसास करा पाएंगे कि मीडिया कैसे आपके लोगों के मुद्दों को खत्म कर रही है, मीडिया इस देश में कैसे सांप्रदायिकता फैला रही है, मीडिया इस देश में कैसे मुसलमानों को दुश्मन बनाकर पेश कर रही है, कैसे सरकार नौजवानों को शिक्षा और रोजगार देने की बजाय उनके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में एक कच्चे माल की तरह इस्तेमाल कर रही है, मीडिया और सरकार कैसे मिलकर आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। इस पैगाम को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम इस समाजवादी साइकिल यात्रा ने किया। और इसलिए इस साइकिल यात्रा में अभिषेक यादव और उनके साथियों ने यह तय किया कि हम गांव-गांव जाएंगे। चौधरी चरण सिंह का नारा था कि इस देश की तरक्की का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है, टाटा बिरला की जागीर नहीं, यह भारत देश हमारा है। उस समाजवादी विरासत को लेकर के अभिषेक और उनके साथी गांव में चले गए और गांव से उन्होंने नारा दिया कि किसी अंबानी अडानी की जागीर नहीं, ये भारत देश हम किसानों, नौजवानों और कमेरा लोगों का है। हम लोगों ने एक कविता जनवादी गीत बनाई है, इस यात्रा के दौरान गा रहे हैं। ये बड़ा सवाल है, निजीकरण के लिए मोदी जी से हम लोगों ने माइक के माध्यम से पूछा और जनता के बीच से आवाज है। हमारा विचार है ये भाई, ये देश में जेल भेद जब सब पे जा जाए, जब पूरी चीज का निजीकरण हो जाए ये देश में, तो शासन कौन चीज पर मोदी जी करें? जब कुछ रहते ना करी भाई, मतलब शासन कौन चीज पर चल हमारा पराब पर जो सरकारी संस्थान बा वही पर अधिकार तो जब सब कुछ बेचा जाएगा फिर शासन करबो ना होगा चीज को। वही के लेके 2 लाइन किया
मोदी जी अरे बेटी हलते लरेलो हेलो यामिया बाबाए मोदी जी तके पर कोला बोसा तके पर कोला बोसा ए मोदी जी अरे दूपर नौकरी 15 लाख वाली बतिया दूपर नौकरी 15 लाख वाली बतिया अब महंगाई जनता पीतिया छतिया महंगाई जनता पीतिया छतिया और खेतियों बिचाई लागे खेतियों बिचाई लागे गौरम्बा किसान तके पर ए मोदी जी तके पर ए मोदी जी बड़ा लगता लोग टाइम का कौन उन्होंने शिक्षा को लेकर जागरूकता फैलाई, उन्होंने संविधान को लेकर जागरूकता फैलाई, उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर बात की, उन्होंने जातिवार जनगणना क्यों होनी चाहिए इस पर बात की, सांप्रदायिकता को कैसे खत्म किया जाए इस पर बात की, निजीकरण कैसे हमारे आरक्षण को लील जा रहा है, अब आने वाली पीढ़ियां गुलाम पैदा होंगी, इस खतरे से लोगों को चेताया और सबको जगाने की कोशिश की। लेकिन सरकार की प्राथमिकता में गांव, गरीब और आम आदमी है ही नहीं है। इसलिए लोगों के बीच चल रहे हैं कि बहुत कठिन समय है। संविधान खतरे में इनकी विचारधारा की वजह से, इनकी जो बोली है, भाषा है, उसकी वजह से देश का लोकतंत्र खतरे में है। देश बेचा जा रहा है इनके द्वारा। ये रेलवे, LIC, एयर इंडिया, कोयले की खदानें, मंडियां, बैंक, एयर इंडिया सब बेच रहे हैं। एक तरफ से सब बेच रहे हैं। कोई चीज अगर बिक जाती है तो ये जान लीजिए कि जो चीज बिक गई वहां से सबसे पहले आपका आरक्षण खत्म हो जाता है, वहां से नौकरियां खत्म हो जाती हैं। जब इस देश में आरक्षण नहीं रहेगा, नौकरियां नहीं रहेंगी तो क्या बचेगा बताइए। सबसे ज्यादा आबादी हमारी आती है, पिछड़ों की, दलित की, मुसलमान की आबादी बहुत ज्यादा है। अगर उनके लोग नौकरी नहीं करेंगे, उनके लोग अगर संसाधनों में हिस्सेदारी नहीं पाएंगे तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे, भविष्य में क्या आने वाले पीढ़ियों को दे पाएंगे। इसलिए यात्रा निकाली गई है। बाकी जो शासन चल रहा है, सत्ता का जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, उनका शासन आप देख रहे हैं कि कैसे बेकसूर लोगों पे फर्जी कार्रवाई हो रही है। जाति और धर्म के आधार पर चिन्हित करके लोगों को मुकदमे किए जा रहे हैं, उनके घर गिराए जा रहे हैं बुलडोजर से, अपमानित किया जा रहा है जाति और धर्म के नाम पर। अगर आप चुनाव में उनको वोट नहीं दिए हैं तो इस वजह से भी आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इस तरह की नकारात्मक सरकार है। स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट कर दिया इन्होंने। अस्पतालों में कोई सुविधाएं नहीं है, न सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बैठ रहे हैं, न दवाओं का इंतजाम है, न मशीनें है वहां पर, न बजट का कोई इंतजाम है। और ऊपर से प्राइवेट हॉस्पिटलों का जो महंगा इलाज है, उसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। गरीब आदमी तो परेशान हो जाएगा अगर उसके घर में एक भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया तो। शिक्षा व्यवस्था को उसी तरह से चौपट कर दी, कहीं किसी को स्कॉलरशिप नहीं कि आम आवाम जागे और देश बचाए, देश बनाए। इस समाजवादी पैगाम को लेकर अभिषेक जब गांव-गांव घूमते रहे, अपने मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर जब पूरे जिले, कस्बे, ब्लॉक के समाजवादी लोग अभिषेक और उनके लोगों का स्वागत करते रहे, तो साइकिल के पैडल पर चलती इन पैरों से एक नया इतिहास लिखा जा रहा था। एक वक्त था जब गांधी की दांडी यात्रा को ऐतिहासिक यात्रा के रूप में दर्ज किया गया।
इतिहास ने यह दर्ज किया कि भारत जोड़ो यात्रा जैसी एक ऐसी यात्रा इस देश में हुई जिसने राहुल गांधी जैसे एक नेता को, जिसे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके पप्पू बनाया गया था, उसकी छवि को बदलने की कोशिश की। तो ये काम तो अभिषेक यादव और समाजवादी पार्टी के कैडर के लोग बहुत पहले से कर रहे हैं। जब 9 अगस्त को उन्होंने पिछले साल पैदल यात्रा शुरू की थी, तब तक तो कोई और यात्रा शुरू भी नहीं हुई थी। उन्होंने ये चुना था कि गाजीपुर से शुरू करके हम गांव-गांव लोगों के दरवाजे जाएंगे, संविधान की प्रस्तावना देंगे और उन्हें कैसे कैसे खतरे सामने आन पड़े हैं इसके बारे में जागरूक करेंगे। वह समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की दूरदर्शिता का ये निर्णय था। और दोबारा जब अभिषेक और उनके साथियों ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष लोहिया वाहिनी बनाए जाने के बाद फिर से आदेश मांगा, तो अखिलेश यादव ने कहा साइकिल चलाओ, गांव कस्बे के अंतिम व्यक्ति तक जाओ। और आज उसी का एक दूसरा दिन, एक नया इबारत लिखी गई जब खुद अखिलेश यादव ने साइकिल चलाते हुए इस देश बनाओ देश बचाओ समाजवादी साइकिल यात्रा को पीडीए साइकिल यात्रा के रूप में एक नया इतिहास लिखते हुए जोड़ दिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अखिलेश यादव से पूछा कि आपके पीडीए का मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये है हमारा पीडीए, लेकिन ए में आदिवासी भी जुड़ा हुआ है, ए में सवर्ण भी, अगड़ा भी जुड़ा हुआ है। मगर यह बात और खुल करके कहनी चाहिए, जिसके दिल में समाजवाद होगा वो इस यात्रा के साथ होगा। जो समाजवादी विचारों से होगा वो अपनी जाति से ऊपर उठ करके इस बात के लिए साथ खड़ा होगा कि पीडीए वंचित, शोषित, हाशिए पर पड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में बराबरी के हक हुकूक तक लाने का नाम है। तो समाजवाद का मानना है डॉक्टर लोहिया खुद पीडीए में नहीं आते थे, यानी न वो पिछड़े थे, न वो दलित थे, न वो अल्पसंख्यक थे, मगर विचारधारा के रूप में डॉक्टर लोहिया पीडीए की बात करते थे। जनेश्वर मिश्र, जिन्हें वो लोग छोटे लोहिया कहते हैं, वो खुद न पी में थे, न डी में थे, न ए में थे, लेकिन हां वो ए के अगड़े में थे क्योंकि वो विचार से और ख्याल से समाजवादी थे। एक बार नेताजी मुलायम सिंह यादव जी से किसी ने पूछा कि भाई आप तो केवल यादवों और मुसलमानों के नेता कहे जाते हैं। मुलायम सिंह यादव ने कहा मेरे आसपास देखो, एक तरफ मोहन सिंह हैं, एक तरफ जनेश्वर मिश्र हैं, और ये ख्यालों से समाजवादी हैं। इसलिए आज जब वक्त इस बात का इम्तिहान ले रहा है कि वह मेहनत करता हुआ कौन है, जिस दिन से चला हूं मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, इस ख्याल और विचार के साथ इस बात को आज अखिलेश यादव ने एक नई चाल में चलते हुए साइकिल पर बैठकर उत्तर प्रदेश ने देश की राजनीति में हलचल पैदा की है। देखना दिलचस्प होगा कि अब ये जो पीडीए यात्रा है ये एनडीए को किस कदर शिकस्त देने में कामयाब हो पाती है, क्योंकि आज तो वे पार्टियां भी जाति जनगणना की बात कर रही हैं जो कल तक जाति जनगणना के खिलाफ खड़ी थी, और कल जो जाति जनगणना के समर्थन में थे आज वो ओबीसी प्रधानमंत्री होने का दम्भ भरने के बाद भी जातिवार जनगणना पर यह कहते हैं कि देश में गरीबी ही जाति होती है, और अगर गरीबी जाति है तो देश के प्रधानमंत्री ने दोनों बाहें फैलाकर खुद के ओबीसी होने और 27 कैबिनेट मिनिस्टर के ओबीसी होने का बड़ा बड़ा पोस्टर और चुनावी भाषणों में इस्तेमाल क्यों किया। इसका अर्थ यह है कि यह जो विचार है वो सामाजिक न्याय और समाजवाद का विचार है। यही पीडीए का विचार मुझे लग रहा है कि बीजेपी, आरएसएस और एनडीए के विचार को शिकस्त देने की एक उम्मीद रखता है। अभिषेक और उनके साथियों के समाजवादी पार्टी के इस मेहनत के बाद मुझे वीरेन डंगवाल की वह कविता याद आती है, आएंगे उजले दिन जरूर आएंगे। आपको छोड़े जा रहा हूं वीरेन डंगवाल के उस कविता की उम्मीद के साथ। तहखानों से निकले मोटे मोटे चूहे जो लाशों की बदबू फैलाते घूम रहे हैं, कुतर रहे पुरखों की सारी तस्वीरें, ची ची चिक चिक की धूम मचाते घूम रहे। पर डरो नहीं चूहे आखिर चूहे ही हैं, जीवन की महिमा नष्ट नहीं कर पाएंगे। यह रक्तपात, यह मारकाट जो मची हुई, लोगों के दिल भरमा देने का जरिया है। जो अड़ा हुआ है हमें डराता रास्ते पर, लपटे लेता घनघोर आग का दरिया है। सूखे चेहरे बच्चों के उनकी तरल हंसी, हम याद रखेंगे
पार उसे कर जाएंगे। मैं नहीं तसल्ली झूठ मूठ की देता, हर सपने के पीछे सच्चाई होती है। हर दौर कभी तो खत्म हुआ ही करता है, हर कठिनाई कुछ राह दिखा ही देती है। आए हैं चलकर इतने लाख बरस, इसके आगे भी चलते ही जाएंगे। आएंगे उजले दिन जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।